ओके, जो पिछले वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको लिस्टिंग कराई थी क्लास 9 की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है, और उनके मेजर पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है। तो उसमें टॉपिक 1 हमारा हो चुका है नंबर सिस्टम, टॉपिक 2 हो चुका है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अब हम करने जा रहे हैं टॉपिक 3 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पे जब भी जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं उसका एक अपना बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड कवर होता है फ्रॉम क्लास 6, 7th एंड 8th मैथमेटिक्स, और वो आपको करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपने नहीं की है अच्छे से, तो आप क्या कीजिए कि बताइए कि अब लाइंस एंड एंगल्स का आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ यूज़ करेंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट साइड्स, ओके, शेप्स, पॉलीगन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, बट वो पढ़ी आपने, मतलब यहाँ यूज़ करेंगे, बट आपने पहले वो पढ़ रखी है इन क्लास 6, 7th एंड 8th। सो बेसिकली आप उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। इन केस आपने नहीं पढ़ा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि उससे नुकसान आपका होगा। अभी तो आपको लगेगा कि सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट जब हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम यूज़ करेंगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस के लिए आप उनको एक बार जो पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लें, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो ना पढ़ने का, वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि लाइंस एंड एंगल्स से जो भी 6 से 7 का बैकग्राउंड है वो हम उस पर एक वीडियो बना लें 6, 7, 8 का। ओके, मूविंग ऑन। तो ट्रांसवर्सल इसमें पहला टॉपिक है। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। मान लीजिए दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और इसको ये लाइन काट रही है, एक पॉइंट ए पे काट रही है और एक पॉइंट बी पे काट रही है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन को? लाइन ए बी को। ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। अच्छा, अब इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो पैरेलल लाइन से रिलेटेड आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स के अंदर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं, और ये सब भी आपने पढ़ रखा है, बट ये सिर्फ एक रिवीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th एंट्रेंस, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इतना इजी होगा कि अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं देन यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन इन 30 to 40 सेकेंड्स आई थिंक। ठीक है, 30 से 40 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली कोई भी एंगल हो उसका मेजरमेंट जाता है 0 से 180, है ना। यहाँ से शुरू हुआ मेजरमेंट और 180 होता है स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, 180 के बाद आता है 360 और फिर आता है 0। 360 और 0 एक ही एंगल, ऊपर से देखें तो 360 और नीचे देखें तो सॉरी, ऊपर देखें तो 0 और नीचे देखें तो 360। तो ये जो है बेसिकली इसको हम बोलते हैं एंगल मेजरमेंट। अब इस एंगल में हमने डिवाइड किया है कि कोई एंगल मतलब कोई एंगल को हम कैसे नाम देंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, देखो इस तरीके से कोई भी एंगल होता है तो फुल एक राउंड सर्कल को अगर हम एंगल मेजरमेंट ये बना लेना, अब आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जाता है 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट जाता है 0 डिग्री से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट जाता है 90 डिग्री से 180 डिग्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट जाता है 180 से 270 डिग्रीज, ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जाता है 270 से 360 डिग्रीज। ओके, सेम पॉइंट होता है 360 और 0, ठीक। अच्छा, अब अलग अलग एंगल्स के नाम होते हैं, वो कैसे होते हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0, यानी जिसका मेजरमेंट 0 से ज्यादा हो बट लेस देन 90 और 90 से छोटा हो, और वन राइट एंगल। 90 को क्या बोलते हैं? 90 का दूसरा नाम है राइट एंगल, है ना। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का है तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। उसको क्या बोलते हैं? जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। और ये जो मैंने यहाँ बनाया है इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, जो कि है एक ग्रीक लेटर। इसके अगल बगल वाले ग्रीक लेटर्स कौन से हैं जो आगे काम आएंगे? अल्फा। इसको ऐसे बनाते हैं, अल्फा, बीटा,
ये आपके किसी काम का नहीं है बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, हेल्पफुल रहेगा। ये ग्रीक लेटर्स हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में यूज करते हैं साइंस के तौर पे, मतलब निशान बनाते हैं हम कि ये चीज ये डिनोट करती है। तो थीटा का इस्तेमाल होता है एंगल रिप्रेजेंटेशन में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हम हमेशा ऐसे लिखते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा। तो बेसिकली थीटा इज द एंगल मेजर, कहीं पर भी आप देख लें, एल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, गामा होता है एक लेटर, है ना, और आपका थीटा हो गया, और आपका लैम्डा हो गया, ठीक है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रीक लेटर्स जिनको हम यूज करते हैं इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री। सो बेसिक सी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि कहीं भी थीटा लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स स्पेशली, सो इसका मतलब होता है एंगल मेजरमेंट। इसको कहीं साइड में लिख लेना, थीटा मीन्स एंगल मेजरमेंट। तो थीटा यानी कि एंगल जो है अगर उसका मेजर 0 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। ओके, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है बताइए? राइट एंगल वो होता है जब एंगल मेजरमेंट आपका एग्जैक्टली 90 के बराबर हो, ठीक है। एक और चीज, जो हमेशा एकदम परफेक्ट जो कोना होता है ना, वो हमेशा राइट एंगल होता है, यानी वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। और कहीं पर भी अगर कहीं भी आप फिगर में देखें और कोने पर एंगल यूजुअली हम ऐसे शो करते हैं, है ना, बट अगर आपको ऐसे शो किया हुआ है तो कई बार जब आप एडवांस लेवल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का इन क्लास 10th 11th एंड 12th, तो वहां पे आपको बार बार चीजें लिखी हुई नहीं मिलती दैट दिस इज इक्वल टू 90, दिस इज 30, दिस इज 40। ऐसा अगर साइन बना हुआ है, सो दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर, मान लो या 90 नहीं भी लिखा तो भी आपको ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये स्क्वायर बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक राइट एंगल है, यानी ये 90 डिग्रीज के बराबर है। ओके, और हो सकता है कि आपके 11th एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन आ जाए कि ये वाला एंगल 30 डिग्रीज आपको दे रखा है, एंगल ए, और ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 30 है, तो बताओ एंगल सी कितना होगा। अब जिसने पढ़ा हुआ है उसको, वैसे तो मैं एक बहुत बच्चों वाली बात बता रही हूँ, बट फिर भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि हो जाता है कभी कभी छूट जाती हैं चीजें। तो लर्निंग हमें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए। अगर कुछ भी हमें मिल रहा है तो सीखिए, और आप भी रिवाइज करिए जो सीख चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ए 30 है तो बताओ एंगल सी कितना होगा, तो सिंपल है, आप जानते हैं एंगल ए 30 है, एंगल भी 90 है, क्योंकि ये राइट एंगल है, यहाँ स्क्वायर बन रहा है, तो 90 प्लस 30 हुआ 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे। 180 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 180 होता है किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम, ये प्रूवन लॉ है, ठीक है। तो एंगल सी 60 डिग्री निकल कर आता है। सिंपल है कि नहीं, बताइए आप। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ राइट एंगल का बेसिकली अगर आप कहीं भी कोई भी कोना ऐसा देखें तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक लाइन याद रख लेना। अगर आपका एंगल मेजरमेंट यानी एंगल की वैल्यू अगर 180 से छोटी है और 90 से बड़ी है तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जैसे कि 179 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 91 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। 120 क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे छोटे मोटे सवाल भी पूछ लेते हैं कि भाई बताइए इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है ना। कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे, 201, है ना, बताइए इनमें से कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मालूम है कि 180 से छोटा होना भी एक कंडीशन है, तो आप बता देंगे कि ये वाला जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये दोनों चीजें इतनी खास तो है नहीं, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट। कभी सवाल दे दिया जाएगा दैट इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन and the value of angle A is 30 degrees, then please tell the value of angle B। समझ रहे हैं आप सवाल? यानी कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं और एंगल ए की वैल्यू इतनी है तो एंगल बी की बताइए, आप पहले तो आपको सप्लीमेंट्री शब्द का अर्थ पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स का सम मिलकर अगर 180 डिग्री के बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है, तब हम उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यहाँ तो आपको सवाल में ही दे रखा है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, तो आपसे पूछा जा रहा है एंगल बी बताइए, तो आप बता देंगे।
सब्ट्रैक्ट करके एक एंगल बी जो है वो भाई कितना है 180 माइनस 30 डिग्री है 120 डिग्री। देखो वैसे ऐसे सवाल इतने इजी सवाल जनरली नहीं आते, बट जो सवाल होते हैं क्योंकि टेस्ट पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें जो कुछ नहीं जानता वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है, जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है, जो बहुत अच्छा जानता है वो भी, मतलब वो स्टेजेस में बनाया जाता है। तो बायो के अगर हम पेपर की बात करें, मैथ्स के पेपर की बात करें, फिजिक्स की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, तो उसमें कुछ सवाल तो इतने जनरल इतने बेसिक पूछ लिए जाते हैं, 4-5 सवाल, जो अगर 11वीं का पेपर है तो 9वीं का बच्चा भी बता देगा कि हाँ जी ये होता है। ठीक है, कुछ सवाल मीडियम लेवल के होते हैं कि जिसने 9th-10th पढ़ी हुई है वो बता दे, और कुछ सवाल होते हैं इस तरीके के कि जो 11th एंट्रेंस की ही तैयारी करके आया है वही उन्हें सॉल्व कर पाएगा। यानी कि ये पेपर सबके लिए बनते हैं। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसका पेपर कभी ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको पता होगा यहाँ पे जो सेल्फ फाइनेंस की जो ग्रुप चलता है उसमें भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो रिटन टेस्ट है उसमें कम से कम आपने 15% का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि वो बेसिक क्राइटेरिया मान रहे हैं कि अगर आप 15% भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो आपको सेल्फ फाइनेंस तक में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके बारे में मैं जानकारी लेकर बता, बट बेसिक सी बात वो मैं जानकारी लेके आपको बता दूंगी। बेसिक सी बात ये है, इतने जनरल क्वेश्चन आने का चांसेस है, कितना % चांस है कि पेपर अगर मान लो 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से हर सब्जेक्ट में 3-4 सवाल इतने बेसिक होंगे जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप 11वीं का एंट्रेंस दे रहे हो और आपने 9वीं तक की पढ़ाई ठीक से की है, 9th तक की पढ़ाई ठीक से की है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इतने जनरल इतने बेसिक। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहां पर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो एग्जैक्ट, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहां दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इन सारे लॉज को यूज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कोई भी स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, और 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। यानी अगर इस पॉइंट पे एंगल ए बताइए कितना है, तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे आप एंगल ए चेक करेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री के बराबर दे रखा है, इट मींस इट इज एन स्ट्रेट एंगल। ओके, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपको, आपने जहां पढ़ा हुआ लिखा हो ग्रेटर देन 180, बट इस फिगर में देखो 180 के बाद 180 से हम चले तो 180 से बड़ा क्या क्या है, 180 से बड़ा 360 तक जाता है लास्ट। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख लो कि जो एंगल मेजरमेंट है अगर वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। यानी 180 से बड़ा होना उसकी कंडीशन है फॉर बीइंग अ रिफ्लेक्स एंगल। यानी अगर मान लो हमसे पूछा जाता है दैट प्लीज बताइए कि इस एंगल ये कौन सा एंगल है, समझ रहे हैं आप, ये कौन सा एंगल है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 से बड़ा है। ये तो फिगर में देख के पता चल रहा है कि ये 180 से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से एंगल्स रह गए। ओके, तो आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी एडजेसेंट एंगल्स, और कुछ आप में से कुछ लोगों ने शायद डेप्थ में पढ़ी भी होगी। सो व्हाट इज एन एडजेसेंट एंगल? सो बेसिकली किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो दो बेसिक चीजें चाहिए वो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी है, ठीक है, आप में से कुछ लोग आइडेंटिफाई कर भी पा रहे होंगे कि ये कुछ रोम्बस पैरेललोग्राम टाइप की फिगर है ना। तो बेसिकली मैंने ये फिगर बनाई है ताकि मैं आपको एडजेसेंट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ठीक, सो एडजेसेंट एंगल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई भी एंगल है, जैसे मान लो ये एंगल बी है और दो एंगल्स की हम बात करें, एक एंगल हमारा सी है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोस, बगल वाला, है ना, जो जस्ट, है ना, यानी जस्ट जो मेरे बगल में यानी मेरे पास है। जैसे आई एम स्टैंडिंग एडजेसेंट टू द बोर्ड, यानी बोर्ड के मैं एकदम पास खड़ी हूँ, तो आपको एंगल्स के टर्म्स में कैसे कोई एडजेसेंट एंगल आप फाइंड आउट करेंगे, या इस पूरी फिगर में कौन कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल है और किससे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल होने के लिए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कोने को, है ना, तो कोई एक कॉमन कोना दोनों में होना चाहिए और कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म कैसे,
जैसे मान लीजिए हम बात करें एंगल DCB की और एंगल ABC की, तो इनका कॉमन आर्म क्या है? BC है। कॉमन वर्टेक्स कौन सी है? जैसे कि DCB और ABC में अगर हम वर्टेक्स मानते हैं तो ऐसे तो कोई भी वर्टेक्स नहीं बैठेगी कॉमन। ओके ओके ओके, जस्ट लेट गो। ओके, तो अगर हमें एडजेसेंट साइड्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम कॉमन वर्टेक्स ढूंढते हैं, और अगर हमें एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम कॉमन आर्म ढूंढते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। तो जैसे कि इस फिगर में अगर मुझे एडजेसेंट साइड्स ढूंढनी है यानी एडजेसेंट एजेस ढूंढनी है यानी पड़ोस वाली एजेस ढूंढनी है, तो मैं ये ढूंढूंगी कि उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। जैसे कि AB BC की पड़ोस में है, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ ये है कि इन दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स है और वो है एंगल B वाला कोना जो है वो दोनों के पास है, AB के पास भी है और BC के पास भी है, तो दोनों में B कॉमन है, दैट्स व्हाई दे आर एडजेसेंट साइड्स। एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स? सो द वे टू आइडेंटिफाई एडजेसेंट एंगल्स इज कि उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। जैसे कि एंगल ABC और एंगल DCB में कॉमन आर्म BC है। ठीक है, सो इस तरीके से हम एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स। तो इसके लिए आप पड़ोस का वर्ड याद रखना। ठीक है, इससे आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हल हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई फिगर ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब लीनियर पेयर एंगल्स ये होता है कि अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और एडजेसेंट हैं तो हम कहते हैं कि वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं। जैसे कि एंगल A और एंगल B, ये दोनों एडजेसेंट हैं, पड़ोस में है एक दूसरे के, इनके पास एक कॉमन हाथ भी है। जैसे एंगल ABC अगर मैं बनाऊंगी तो यूं बनेगा, और एंगल ABCD है ना। अगर एंगल DAB में बनाऊंगी तो ये बनेगा, है ना, और एंगल ABC अगर मैं बनाऊंगी तो ये बनेगा। तो दोनों के पास AB कॉमन आर्म है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री भी हो तो ये दोनों कहलाएंगे लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, जैसे कि एंगल A प्लस एंगल B अगर 180 के बराबर है और एंगल A एंगल B सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कंडीशंस लगने के बाद ये क्या हो गया? एक लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। आई बात समझ में? नहीं आई तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि नहीं आई, फिर इसे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को। दो कॉन्सेप्ट और है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे तो कोई खास इनका क्वेश्चंस में यूज मैंने देखा नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। एक है इंटीरियर ऑफ एन एंगल और एक, सॉरी इंटीरियर एंगल्स नहीं है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है क्या होता है। तो अगर कोई एंगल है तो इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो वो इंटीरियर में कहलाएगा। इसके प्लेन में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, मतलब बेसिकली इसका जो ये प्लेन है पूरा, अगर इसमें कोई पॉइंट लाई करता है तो ये भी इंटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाएगा। अदरवाइज अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट लाई करता है तो वो एक्सटीरियर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल था। अब आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पर। ये क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जैसे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन में ऑपोजिट जो एंगल बनेंगे, जैसे ये वाले एंगल के ऑपोजिट कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा, तो ये हो गया एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और आपको ये पता होना चाहिए दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मान लो अगर ऊपर वाले एंगल का नाम है ABC और नीचे वाले एंगल का नाम है DBE, तो एंगल ABC हमेशा बराबर होगा एंगल DBE के। ये याद रखना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरीके से जो ये वाले एंगल्स होंगे ना, ये दोनों, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे कि एंगल CBE इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल DBA, और इसका रीजन आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये सारी चीजें जो हमारा ज्योमेट्री का प्रूव करने वाला एरिया है वहां यूज होती है। अगर आपने किया है देन इट्स ओके, नहीं किया है तो आप बता सकते हैं। हो सकता है आपको परफेक्ट टीचर ना मिला हो जाता है अक्सर, चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, बट
समझाने वाले स्कूल में इतने मुश्किल होते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसे लगने लगते हैं कि इनसे ज़्यादा टफ कुछ नहीं हो सकता, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप बताइए, उसको हम खुद समझने की कोशिश करेंगे, तब भी नहीं होता है तो फिर हम किसी और से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आकर के आपको वो कॉन्सेप्ट समझाएं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। ओके, सो 2 और कॉन्सेप्ट रह गए हैं। एक है करस्पॉन्डिंग एंगल का। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल यहाँ से जा रही है। ट्रांसवर्सल मैंने आपको टॉपिक के शुरू में बताई है। तो ये जो एंगल्स होंगे जो कि सेम साइड पर होंगे ट्रांसवर्सल की, यानी या तो इधर है तो इधर और उधर है तो उधर, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। इसमें कंडीशन ये होती है करस्पॉन्डिंग एंगल की, अगर आप लाइन के ऊपर चेक कर रहे हैं तो दोनों ऊपर ही देखेंगे और अगर नीचे चेक कर रहे हैं तो नीचे ही देखेंगे। जैसे कि अगर ये वाले एंगल की हम बात करेंगे तो ये वाले एंगल की बात होगी फिर, ठीक है। यानी एक तो लाइन के सेम साइड पर होना चाहिए, ठीक है, सेम साइड पर। जैसे ये वाला एंगल की अगर हम बात करें तो हमने किधर साइड चेक किया, इधर साइड चेक किया ना, है ना, इस साइड चेक किया। तो अब हम दूसरे वाली लाइन के भी इधर साइड ही चेक करेंगे और ये दोनों एंगल्स जो हैं ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो रिक्वेस्ट बता दीजिए आप कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में नहीं आया। फिर आते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पर। ये क्या होते हैं, जो इंटीरियर वाले एंगल्स होते हैं ना वो कहलाते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जो सेम साइड पर हो और इंटीरियर वाले हो, ठीक है। दोनों एंगल्स वो कहलाते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, हाँ, सेम साइड पर होने चाहिए ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड पर है देखो, तो ये कहलाते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो आई होप इतने से बात आपकी बन गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आप ट्रांसवर्सल से रिलेटेड कुछ 2-3 खास बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, याद रख लेंगे तो सवाल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। पहली चीज, पहला पॉइंट है एंगल सप्लीमेंट्री होने का। यानी मान लो ये वाला एंगल, इसको मैं 1 कह देती हूँ और इसको मैं 2 कह देती हूँ। अगर कभी भी कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे जो कि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होंगे, वो वाले इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। समझने की बात है, याद रखने की बात है। ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर जो एंगल्स होंगे इंटीरियर में वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनका सम हमेशा 180 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, इसको 2-3 बार रिपीट कर लो स्टेटमेंट को ताकि याद हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम साइड पर हो, है ना, जो सेम साइड पर हो किसी भी 2 लाइंस के, और 2 लाइंस अगर पैरेलल है तो पैरेलल 2 लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर कहते हैं 2 हिस्सों में बांटने वाले को, ठीक है। बराबर बांटता है जो भी चीज जो 2 हिस्सों में बराबर बांट देगी उसको हम कहेंगे बाइसेक्टर। तो अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग एंगल का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। हर केस में नहीं, सिर्फ पैरेलल लाइंस वाले केस में। याद रखना, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल काटती है, काट दिया ट्रांसवर्सल ने, इतना समझ में आया, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हो, ठीक है। यानी अगर आप इधर चेक कर रहे हो तो इधर और इधर चेक कर रहे हो तो इधर, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हो और उनके जो बाइसेक्टर्स होंगे, बाइसेक्टर जो किसी भी एंगल को 2 हिस्सों में बराबर बांटे, बाइसेक्टर होंगे वो पैरेलल होंगे। ओके, आगे बात समझ में इतनी ठीक है। ओके, सो अब एक और चीज है कि अगर एडजेसेंट एंगल्स यानी पड़ोस वाले एंगल्स जो हैं उनका जो बाइसेक्टर होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में क्या हमारे पास कोई जानकारी है। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसवर्सल अगर कोई भी 2 पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स को हम लें, ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये एक हुआ पेयर ऑल्टरनेट एंगल्स का। और अगर हम एक पेयर और ले लेते हैं, है ना,
एक पेयर हम और ले लेते हैं, कौन सा एंगल होगा इसके अगेंस्ट, ये वाला एंगल इसके उल्टा और ये वाला एंगल, है ना। तो ये दो नहीं, तो फिर ये एडजस्टेंट नहीं हो रहा है ना, ये एडजस्टेंट नहीं हो रहा है। एक सेकेंड रुको जरा, एक सेकेंड रुक जाओ, सॉरी। तो बात चल रही थी ऑल्टरनेट एंगल की, है ना। ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये वाला एंगल तो इसका उल्टा एंगल ये वाला, है ना। तो ऑपोजिट एंगल्स की बात चल रही थी। तो लॉ ये कहता है कि इनके जो बाइसेक्टर्स होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल का कोई भी पेयर आप ले लीजिए और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो कोई भी दो ऑल्टरनेट एंगल्स हों और उनका बाइसेक्टर हो तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, दोनों बाइसेक्टर्स। आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपने पढ़ा था अबाउट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं वो, जो सेम साइड पर हो, है ना। पेयर ऐसा एंगल्स का जो सेम साइड पर हो किसी भी ट्रांसवर्सल के, उसे हम कहते हैं कंसेक्यूटिव, और इंटीरियर में हो उसे हम कहते हैं इंटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो अगर आपसे बोला जाए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है किन्हीं भी दो लाइंस का, तो आप ये समझ जाना कि वो दोनों लाइंस पैरेलल है। समझ गए। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पेयर सप्लीमेंट्री है, तो आप ये इससे ये निष्कर्ष निकाल लेना, ये समझ जाना कि लाइंस पैरेलल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। और अगर आपसे ये भी कहा जाए कि दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और उनसे ट्रांसवर्सल जाती है, तो बताइए उनके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे। तो आप कहेंगे कि उनका हर पेयर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का पैरेलल लाइंस का कैसा होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी उन दोनों का सम 180 होगा। हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ऊपर से जा रहे हो तो उनको आप रिपीट करने को बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हो सकता है स्पीड कहीं कहीं फास्ट हो जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब इससे ये रिजल्ट निकलेगा और इससे ये रिजल्ट निकलेगा। कई बार आपको ये चीज दे रखी होगी, ये पूछेंगे, और ये दे रखा होगा, ये पूछेंगे। तो बेसिक सी बात है, आपको रिजल्ट निकालना है फ्रॉम बोथ द थिंग्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो सवाल आपको दिया जाता है कि दो पैरेलल लाइंस है और उनसे एक ट्रांसवर्सल पास करती है, और इसके बाद में बोला जा रहा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो बताइए कि इन दोनों लाइन का नेचर कैसा होगा। तो अगर आपको दे रखा है कि बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, तो यहाँ से ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है कि जो दोनों लाइंस होंगी वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ज्योमेट्री पूरी एक दूसरे पे चलती है, यानी वो चीज को यहाँ